बतख पालन, जी हाँ, हर कोई इस व्यवसाय से आज जुड़ना चाहता है। कोरोना के बाद से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला व्यवसाय। हेलो एवरीवन, मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्निकल फार्म। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने डक फार्मिंग पे वीडियोस नहीं बना रहा था मैं, और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर डक फार्मिंग पे भी आप वीडियो बनाओ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए डक फार्मिंग बेस्ड वीडियोस। तो मैं कोशिश करूंगा, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसी पे मैं सिर्फ बनाऊंगा। ऐसे आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते हैं कि मेरे फार्म पे अभी बतख नहीं है, मैंने सारे बतख अभी हटाए हुए हैं, टेम्प्रेरी है। आगे चल के मुझे बतख पालन करना है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैं डक फार्मिंग करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने जगह की वजह से डक फार्मिंग को बंद किया हुआ है। तो आगे चल के मैं डक फार्मिंग ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, आज मैं एक ही वीडियो में बतख पालन का पूरा जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मोटिवेटेड और नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बतख पालन, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रूडिंग के बारे में, क्योंकि बतख पालन में ब्रूडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ब्रूडिंग सही से कर लिया तो सारे डकलिंग्स आपके बच जाएंगे, और कहीं ना कहीं आगे चल के भी आपके बतख में कोई बीमारी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ब्रूडिंग के लिए हमें क्या करना है कि आप अपने शेड पे ब्रूडिंग कर रहे हो या फिर छोटे रूम पे ब्रूडिंग कर रहे हो, सबसे पहला चीज़ कि आपको उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना होता है। टेम्परेचर आपको रखना होगा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगर उस टेम्परेचर पे आप रखते हो तो बतख को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता है, चाहे वो गर्मी हो या फिर ठंड हो। ऐसे जनरली गर्मी में क्या होता है कि टेम्परेचर सही रहता है। ब्रूडिंग के समय हमें अलग से कोई टेम्परेचर के लिए सुविधा नहीं लगाना पड़ता है, कोई बल्ब नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें शेड के अंदर का या फिर जहाँ पे भी आप ब्रूडिंग कर रहे हो डकलिंग्स का, तो उसका टेम्परेचर हमें चेक करते रहना चाहिए कि वो 30 से 35 डिग्री तक है या नहीं है। और दोस्तों, ब्रूडिंग के टाइम पे दूसरी बात हमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो फर्श होता है हमारा वो गीला ना हो। ऐसे अगर जनरली देखा जाए तो बतख क्या होता है कि पानी कम पीते हैं और गिराते ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि ड्रिंकर से हमारा पानी जो है वो ज़्यादा फर्श पे ना गिरे। फर्श पे गिरने से क्या होगा कि हमारा फर्श जो है वो गीला हो जाएगा। गीला होने के कारण क्या होगा, उसमें बच्चे रहेंगे, डकलिंग्स रहेंगे, और उससे उनको निमोनिया हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपको बाद में भी दिख सकता है बतख में। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती है। दोस्तों, फर्श में पानी हमारा ना गिरे उसके लिए आप एक टेक्निक अपना सकते हो कि नीचे आप जाली लगा सकते हो, जिससे क्या होगा कि जो भी पानी गिरेगा सीधे नीचे जाएगा। और दोस्तों, ब्रूडिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक आपको आई कार्ड पे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। दोस्तों, डकलिंग्स को जब आप फीडिंग कराते हो, जब आप पहला फीड देते हो डकलिंग्स को, तो ध्यान रखिए कि जो भी हम फीड दे रहे हैं प्री स्टार्टर, बहुत सारी कंपनी क्या होता है कि प्री स्टार्टर के नाम पे वो थोड़ा बड़ा दाना रखते हैं। तो क्या होता है कि वो दाना हम देते हैं डकलिंग्स को, और डकलिंग्स जो है वो दाना खा नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो डकलिंग्स है उनका मोर्टेलिटी हो जाता है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि जब भी आप स्टार्टिंग फीड दे रहे हो तो उनका जो दाना होता है वो बारीक हो, जिससे वो आसानी से खा सके। तो सही से अगर वो खाएंगे नहीं तो उनमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा, वो इम्यूनिटी नहीं आ पाएगा। अगर वो इम्यूनिटी नहीं आएगा तो फिर ऑब्वियसली उनका मोर्टेलिटी होना है। तो कोशिश करें कि आप जो भी प्री स्टार्टर दे रहे हो आप चेक कर ले उनको कि वो खा पाएंगे कि नहीं। अगर देख रहे हो आप कि दाना थोड़ा बड़ा है तो उसको ग्राइंडर पे आप मिक्स करो, उसको थोड़ा महीन करो आप, फिर उसको फीड में दो आप। फिर देखिएगा बहुत कम चांस हो जाएगा कि आपका जो डकलिंग्स है उनका मोर्टेलिटी होगा। दोस्तों, अगर आप देखो तो एक दिन के डकलिंग्स को भी हम पानी में छोड़ सकते हैं, वो तैर सकता है। एक दिन का जो डकलिंग होता है, क्योंकि उनका हैबिचुएटेड, उनका नेचर ही है तैरना पानी में, तो वो एक दिन का भी होगा तो वो तैर जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है।
बहुत सारे फार्मर्स क्या होता है कि 1 हफ्ते के डकलिंग्स हो जाते हैं या फिर 2 हफ्ते के हो जाते हैं, उन्हें वो पानी में छोड़ देते हैं। दोस्तों जब तक हमारा जो डकलिंग है वो 1 महीने तक ना हो जाए, उन्हें पानी में ना छोड़िए, उससे बहुत सारी बीमारी आने की चांसेस बढ़ जाती है। दोस्तों बतख के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक वो एक प्रॉपर टाइम तक बड़ा नहीं हो जाए उसके बाद उसको पानी मिलेगा तो वो ज़्यादा बेटर होता है। आप सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल ले लो, हम इंसानों में ही अगर बच्चे को अगर ठंड पानी से नहला देते हैं तो उनको बीमारी आ जाती है, बट वही अगर बड़ा इंसान अगर नहा ले तो उनको बीमारी नहीं आती है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी बढ़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है कि डकलिंग्स जो है हमारे, उनका इम्यूनिटी को हमें बढ़ाना है, उसके बाद ही पानी में छोड़ना है। तो ये सारा चीज़ जो है दोस्तों बारीक जो है हमें समझना पड़ता है बतख पालन में। ऐसा कोई टफ फार्मिंग नहीं है बतख पालन, बट बहुत सारे दोस्त जो हैं वो नॉलेज नहीं लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, और उनमें से मैं भी आता हूँ। मैंने भी ऐसे ही कोई नॉलेज नहीं लिया था और मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से बहुत कुछ मैं सीख चुका हूँ, अभी तक बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब हम बात करेंगे उनके फीडिंग को लेकर। तो दोस्तों अगर आप अंडे के लिए फार्मिंग कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको लेयर फीड ज़रूर खिलाइएगा। अगर आप लेयर फीड नहीं खिला रहे हो तो आप कभी भी प्रॉफिट का मतलब कि उम्मीद मत रखना। आप लेयर फीड खिलाओगे तभी उनका अंडे का प्रोडक्शन अच्छा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 2 से 2.5 महीने तक हमें क्या करना है, बॉयलर का जो फीड आता है प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर, वो हमें 2 से 2.5 महीने तक खिलाना है। उससे क्या होगा कि उनका जो वेट है वो बढ़ेगा, प्लस क्या है कि वो बड़े जल्दी होंगे। तो 2 से 2.5 महीने तक हमें बॉयलर फीड खिलाना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आप लेयर फीड पे आ सकते हो। और आप जब एक्सचेंज कर रहे हो बॉयलर फीड से लेयर फीड, उस समय भी हमें क्या ध्यान देना पड़ता है कि आप सीधे मान लीजिए अगर बॉयलर फीड दे रहे हो तो डायरेक्टली आप लेयर फीड ऐसे ही नहीं देना है, आपको एक परसेंटेज रखना है। पहले आप बॉयलर फीड दे रहे थे तो बॉयलर फीड को आपको 75% रखना है और लेयर फीड को 25%। फिर 1-2 दिन बाद क्या करना है, उस परसेंटेज को इक्वल कर देना है। बॉयलर फीड को 50%, लेयर फीड को 50%। फिर 3-4 दिन बाद क्या करना है कि आपको लेयर फीड को 75% कर देना है और बॉयलर को 25%, और धीरे धीरे पूरा लेयर। तो ऐसे फीड को चेंज करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो आदी होते हैं बॉयलर फीड को लेकर, तो सडनली अगर आप लेयर फीड देते हो तो उनके पाचन शक्ति में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारा चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ता है। और एक चीज़ है फ्रेंड्स, फीड कॉस्ट लो करने के लिए आप कुछ भी खिलाओ, ठीक है, अजोला खिलाओ या फिर धान खिलाओ, जो भी खिलाओ आप, लेकिन लेयर फीड उसके साथ साथ आप ज़रूर खिलाएं, अदरवाइज़ अंडे का प्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ बहुत कम होगा। लोग सोचते हैं कि फीड कॉस्ट को लो करने के लिए चलो धान में ही हम काम चला देते हैं, ठीक है, या फिर अजोला में ही काम चला देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको लेयर फीड बहुत ज़रूरी होता है। लेयर फीड में वैसा कंपोजिशन होता है जिससे उनका जो अंडे बनाने का जो प्रक्रिया होता है उसे वो बूस्ट करता है लेयर फीड, तो इसलिए लेयर फीड बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बतख में आने वाली बीमारी के बारे में। तो बतख में जनरली बीमारी कब आती है, अगर आप सही से ब्रूडिंग नहीं करते हो, सही से फीडिंग नहीं देते हो उनको, सही से पानी नहीं देते हो, और उनका जो फीडर होता है या फिर ड्रिंकर होता है उसको क्लीन नहीं करते हो आप टाइम टू टाइम, तो ये सारी चीज़ें होते हैं जिसके कारण हमारे जो फ्लॉक में वो बीमारी आने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो इन सारी चीज़ों का आप अगर ध्यान रखते हो और वैक्सीन अगर नहीं भी देते हो तो बीमारी कम आती है। तो बतख में जनरली 2 बीमारियां आती हैं, और वो 2 बीमारी हैं डक कोलेरा और डक प्लेग। दोस्तों इन दोनों बीमारी का वैक्सीन भी आता है, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं है, इनका वैक्सीन आता है, लेकिन बहुत सारे प्लेसेस में ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि फार्मर्स को प्रॉब्लम आती है। वैक्सीन नहीं मिलने के कारण अगर मान लीजिए डक कोलेरा आ भी जाता है उनके फार्म में तो वो बचा नहीं पाते हैं, और बहुत से फार्मर्स हैं अगर उनके पास अगर कॉन्टैक्ट है वैक्सीन्स का तो वो फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ का। फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं, अधिक रेट में
फार्मर्स को देखकर। तो अगर मेरा ये वीडियो अगर कोई बंदा देख रहा है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है डक प्लेग या फिर डक कोलेरा, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 8169199790, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स का कॉल आता है और मैं प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा कांटेक्ट है नहीं। और बोकारो में जनरली डक प्लेग और डक कोलेरा का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। तो इन दो बीमारियों से बचाने के लिए दोनों वैक्सीन का लगाना बहुत ज़रूरी है, और इन दोनों वैक्सीन को लगाने का एक प्रॉपर समय है। डक कोलेरा जो वैक्सीन होता है उसे हम लगाते हैं चौथे सप्ताह पे पहला लगाते हैं, और एक बार हम लगाते हैं 18वें सप्ताह पे। और डक प्लेग जो वैक्सीन होता है हमारा, उसे हम लगाते हैं 8 से 12 सप्ताह के बीच में, कभी भी आप उसे लगा सकते हो। दोस्तों ऐसे जनरली अगर देखा जाए तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये एक्सपीरियंस किया है कि आप अगर सही से ब्रूडिंग कर लेते हो, सही से सारा चीज़ आप अगर देखभाल करते हो, तो उस वैक्सीन का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपके एरिया में, अगर आपके सिटी में ये दोनों वैक्सीन्स अगर अवेलेबल है और अगर आप डक फार्मिंग कर रहे हो, तो इन वैक्सीन्स का आप यूज़ ज़रूर करें। और दोस्तों वैक्सीन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। दोस्तों डक फार्मिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में सारे जितने भी डक फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। दोस्तों वैक्सीन के साथ साथ हमें 1-2 टॉनिक भी चलाना पड़ता है। सप्ताह में एटलीस्ट 1 से 2 बार आप कैल्शियम टॉनिक और लिवर टॉनिक ज़रूर चलाएं। उससे क्या होता है, जो भी कैल्शियम की कमी है हमारे डकलिंग्स में या फिर बतख में, जो भी कैल्शियम का कमी है वो दूर हो जाता है। और लिवर टॉनिक से क्या होता है कि कुछ मान लीजिए ऐसा चीज़ वो खा चुके हैं जिससे उनका पाचन शक्ति सही नहीं हो रहा है या फिर सही नहीं है, तो लिवर टॉनिक क्या करेगा कि उसके लिवर को स्ट्रॉन्ग करेगा और जो भी चीज़ वो खाया हुआ है उसे पचाने में उसकी मदद करेगा। तो कैल्शियम टॉनिक और लिवर टॉनिक भी वीकली 1 से 2 दिन, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों ऐसे अगर बतख पालन पे अगर बात करें तो बहुत सारे टॉपिक हैं और बहुत लंबा समय लग जाएगा बात करते करते, और हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों जनरली बतख पालन अगर आप कर रहे हो, अगर आप स्टार्ट करना भी चाह रहे हो, तो छोटे छोटे बारीकियों को आप समझें। अगर उन बारीकियों को आप अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर बतख पालन आपसे नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं आप लॉस पे चले जाओगे और बोलोगे कि नहीं इसमें फ़ायदा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी आप फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, हर फार्मिंग में प्रॉफिट लॉस होता है। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं इस चीज़ का फार्मिंग कर रहा था और मुझे लॉस हो गया, तो कहीं ना कहीं उस लॉस के पीछे आपका हाथ है। तो आप उस प्रॉब्लम को ढूंढिए कि आप लॉस में अगर गए तो किस वजह से गए। मैं बतख पालन स्टार्ट किया था और कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ और मैंने बंद किया हुआ। तो मैं प्रॉब्लम्स जान रहा हूँ कि मैंने कहाँ गलती की, क्या गलतियाँ की, इस जगह पे स्टार्ट करके सबसे बड़ी गलती मैंने की, तो ये सारा चीज़ मुझे पता है। तो ऐसा ना बोले कि मैंने ये फार्मिंग स्टार्ट किया और मुझसे नहीं हो पाया या फिर घाटे में चल गए, इसमें प्रॉफिट है ही नहीं। तो ऐसा कोई भी फार्मिंग नहीं है जिसमें प्रॉफिट नहीं है। हर फार्मिंग में आपको प्रॉफिट है अगर आप उसको सही तरीके से करो और सही टेक्निक से करो आप। तो दोस्तों बतख पालन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ हूं, आप जाके देख सकते हो। जिस भी टॉपिक में आपको चाहिए उस टॉपिक में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और अगर आपको किसी भी और टॉपिक में अगर आपको चाहिए कि मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ आपके लिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आगे भी मैं बतख पालन से रिलेटेड वीडियोस में बनाते रहूंगा आपके लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी फार्मिंग ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे मिलने का, और आपका जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा उनसे मैं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लूँगा, तो ये बेटर रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन अगर नहीं दबाओगे तो फिर मेरे वीडियोस आपको नहीं पहुंचेंगे और आप मिस कर सकते हो मेरे वीडियोस। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।